क्या साधारण जनता को माफिया की श्रेणी में डालना उचित होगा, या जो ये माफिया हैं सत्ता पक्ष में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, सुरेश राणा के ऊपर 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यह तो सिर्फ वानगी है मेरे दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार दूसरी पार्टियों पर कटाक्ष कर अपनी छवि को साफ सुथरी दिखाने की चेष्टा की जा रही है, मुझे कष्ट उस बात का है क्यों अपनी छवि को जनता के सामने सच्चाई पूर्वक नहीं रखा जा रहा है। क्यों जो भाजपा की पहली सूची जारी हुई थी 107 प्रत्याशियों की, उनमें 25 प्रत्याशी जो अपराधी प्रवृत्ति के थे, दागी प्रवृत्ति के थे, उनके बारे में जनता से क्यों छिपाया गया? इस पर मैं मौजूदा सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है सपा बसपा कांग्रेस दूध की धुली है। अगर यह दूध की धुली होती तो आज जनता के द्वारा इन्हें दूध मिगरी की मक्खी की तरह निकाल के भांति न फेंका गया होता, अर्थात इनसे किनारा न किया गया होता। इनकी आपराधिक संलिप्तता के कारण ही जनता ने 2014 में कांग्रेस को उखाड़ फेंका, 2017 में सपा को उखाड़ फेंका, 2012 में बसपा को उखाड़ फेंका, और जहां तक मेरा अनुमान है 2022 में यही आपराधिक प्रवृत्ति सत्ताधारी पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए काफी होगी, क्योंकि इनके द्वारा भी जनता को गुमराह करने में, जनता को बरगलाने में, जनता को गलत संदेश देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मेरे दोस्तों, हमारी मौजूदा पार्टी, हमारा फोकस मौजूदा पार्टी पे ही है, क्योंकि मौजूदा पार्टी ही अपने दामन को पाक साफ दिखाने की चेष्टा कर रही है। हिंदुत्व, गौ, मंदिर, मस्जिद की राजनीति कर अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार बताती है। मैं उस हिंदुत्व के ठेकेदार की पार्टी से, अपने प्रदेश के मुखिया से जानना चाहता हूं, जब बांदा में जो गौ रक्षा की बात करती है, मैंने उस पर वीडियो डाला था और पेपर की पोस्ट भी की थी, जब बांदा में 50 गौवंशों को ट्रक में लाद करके जिंदा एमपी बॉर्डर के जंगलों में ले जाकर के दफना दिया गया, उस पर हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने क्या एक्शन लिया? हमारे गोरखपीठाधीश्वर महोदय बताएं, क्या सिर्फ पेपरों में, कागजों में, हवाई वादों में गौरक्षा की बात होती है, या गौरक्षा के नाम पर धरातल पर भी कुछ देखने को मिलेगा? आज भी किसानों के खेतों में आवारा जानवरों का झुंड टूट पड़ता है। हमारे किसान भाई रात रात भर जाग करके अपने फसलों की रखवाली कर रहे हैं कड़ाके की ठंड में, और इन गौरक्षा के नाम पर, गौ आश्रमों के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार द्वारा बर्बाद किए जाते हैं, लेकिन वह पैसा उन गौवंशों के, गौशालाओं के उपयोग में नहीं आता है, बल्कि उन गौशालाओं के नाम पर अपनी आजीविका चलाने वाले यह नेता, माफिया, मंत्री, विधायक और उद्योगपति डकार जाते हैं। कान्हा उपवन की मैं बात कर रहा हूं, अभी जो अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई हैं, करोड़ों रुपए कान्हा उपवन के नाम पर सरकार जारी करती है। सपा सरकार थी तब तो उस घर की वो बहू थी, सरकार उन्हीं की थी, लेकिन वो सरकार जाने के बाद हमारी मौजूदा सरकार ने भी करोड़ों रुपए कान्हा उपवन के नाम पर जारी किए, लेकिन गौ आश्रमों की, गौवंशों की क्या हालात है वहां जाकर आप देखिए, कितने गौवंश उसमें हैं उस कान्हा उपवन में, और कितने गौवंशों को सही से देखरेख की जा रही है कोई माइकाला राजनीतिक पार्टी जो इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे? सिर्फ राजनीति करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह कर वोट बैंक की राजनीति करने तक इनकी मानसिकता सीमित है। मेरे दोस्तों, मैं कब से आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता चला आता हूं, मैं बार बार यही अनुरोध करता हूं, अब अपनी आंखों पर पड़ी पट्टी को खोलिए। गौवंश के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर
गुमराह होने से बचिए। माफिया कहीं नहीं गए। आज भी सभी पार्टी, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मौजूदा हमारी भाजपा हो, माफियाओं पर ही अपना दांव खेल रही है। क्योंकि ये माफिया ही हैं जो साम दाम दंड भेद अपना करके, आपको डरा के, धमका करके, प्रलोभन दे करके अपनी सीट की दावेदारी को जीत में सुनिश्चित करना इनका हथकंडा होता है। और जब किसी प्रकार की उन पर उंगलियां उठती हैं तो ये सत्ताधारी पार्टियां, ये राजनीतिक पार्टियां अपना दामन उनसे किनारा कर अपने दामन को पाक साफ दिखाने के लिए उन्हें पार्टी से कुछ दिन के लिए बर्खास्त कर देती हैं, बाहर कर देती हैं, उन पर थोड़ी बहुत कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जब मामला सर से ऊपर उठ जाता है, तब उन्हें जब कोर्ट सजा दे देती है, तब जाकर के इन राजनीतिक पार्टियों का उनसे मोह भंग होता है। उदाहरण आपके सामने है, चाहे कुलदीप सेंगर का हो, चाहे शाहजहांपुर के चिन्मयानंद स्वामी का हो। मेरे दोस्तों, मैं पुनः आपका ध्यान उसी बात पर आकर्षित करना चाहता हूं, केंद्रित करना चाहता हूं कि शिक्षा की राजनीति करने के नाम पर ये हमारी सत्ताधारी पार्टियां और राजनीतिक पार्टियां खामोश क्यों हैं? मुक्त शिक्षा के नाम पर खामोश क्यों है, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि किसी भी देश का विकास शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार पर टिका होता है। और आपसे छिपा नहीं है कि हम और आप, हमारे देश का निम्न वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को शिक्षा से दूर होता हुआ देखकर भी खामोश है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, आज का यक्ष प्रश्न है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में की तरफ जाते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी खामोश हैं। और आज भी सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस के नाम का ठप्पा लगा करके भेड़ चाल में इनके पीछे लाइनों में लगने को बेबस हैं। आखिर हमारी और आपकी यह कौन सी मजबूरी है? मेरे दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आपसे जानना चाहता हूं, हो सकता है आपके मन में यदि सवाल हो कि मैं भी एक राजनीति करने आया हूं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आया हूं, तो ऐसा सोचना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा आप सोच सकते हैं। क्योंकि आजकल की सभी राजनीतिक पार्टियों ने यही विचारधारा बनाई है, क्योंकि उनका जो मकसद होता है वह सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना ही, राजनीतिक रोटियां सेकने तक ही सीमित होता है। इसीलिए अगर वह लांछन हुआ मकसद आप मेरे बारे में भी सोच रहे होंगे, तो इससे मैं आपके उस मनोभाव को, आपकी उस शंका को मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं मेरे भाइयों, अगर मुझे सत्ता का लालच होता तो पिछले 10 वर्षों से अकेले या भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष नहीं कर रहा होता। केंद्रीय चुनाव आयोग से होते हुए, लखनऊ के 3 जिलाधिकारी से होते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से होते हुए मैं इतनी लंबी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लड़ता। सिर्फ और सिर्फ जबकि मेरे द्वारा कितने आंदोलन किए गए शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के, न तो केजीएमयू बचा है, न तो लखनऊ का कोई ऐसा अस्पताल बचा है जिसके चिकित्सा व्यवस्था के खिलाफ मैंने आवाज न उठाई हो। शिक्षा के खिलाफ, मैं शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहा हूं, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात करता चला आया हूं। मेरा उद्देश्य ही है मैं देश के हर बच्चों को मुफ्त शिक्षा, वो भी उच्च गुणवत्ता पर शिक्षा प्रदान कराऊं, क्योंकि किसी भी देश का विकास शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, रोजगार पर टिका होता है। हमारे देश को और किसी भी चीज की फ्री की जरूरत नहीं है। यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे कि वही देश विकास कर सकता है जहां शिक्षा, चिकित्सा और न्याय मुफ्त हो, बाकी कुछ और मुफ्त न हो। लेकिन हमारे देश में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय ही मुफ्त नहीं है। बाकी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की सभी राजनीतिक पार्टियों ने ठेका ले लिया है, और ये ठेका इसलिए लिया है क्योंकि इनकी विचारधारा है, इनकी मानसिकता है कि आपके मस्तिष्क को या गुलामी की ओर तभी ले जा सकते हैं जब आपको अशिक्षित रखा जाए,
जब आपको अस्वस्थ रखा जाए, जब आपको न्याय से वंचित रखा जाए, तभी आप इनके दरवाजे पर हाथ जोड़ करके, हाथ बांधे, सर झुका करके दयनीय हालात में खड़े रहेंगे और नेताजी नेताजी करेंगे। लेकिन जब आप शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, रोजगार से परिपूर्ण होंगे, न्याय के लिए आप दर दर भटकेंगे नहीं, तो किसी राजनेता को आप सर आंखों पर नहीं बिठाएंगे। आप उससे अपने हक की बात करेंगे, आप उससे न्याय की बात करेंगे, आप उससे अपने क्षेत्र के विकास के लिए सवाल करेंगे, आप अपने देश के विकास के लिए सवाल करेंगे। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन ये नेता जो लोकतंत्र में अपने आप को राजा बनाकर घूम रहे हैं, उन्हें एहसास हो जाएगा कि इस लोकतंत्र का वास्तविक राजा वो नहीं, ये चंद मुट्ठी भर भ्रष्ट राजनेता नहीं, यह हमारी आम जनता है। और ऐसा तभी होगा मेरे दोस्तों, जब आप अपने आंखों पर पड़ी पट्टी को खोल करके देश हित में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, न्याय और रोजगार गारंटी के लिए इन राजनीतिक पार्टियों से सवाल करेंगे, इनके घोषणाओं पत्र में इन्हें शामिल करने के लिए इन्हें विपक्ष करेंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने दिल पर हाथ रख करके अपनी राजनीतिक पार्टी को ध्यान में रख करके उसके घोषणा पत्र को गहनता से पढ़िए, विचार करिए, क्या शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और रोजगार पर उनकी नीयत साफ है? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। इसका परिणाम आपको यही मिलेगा, इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी शिक्षा, चिकित्सा और न्याय और रोजगार पर पूर्ण रूप से खुलकर निस्वार्थ भाव से जनता के साथ नहीं खड़ी है।